हेलो साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। साथियों, आपको मालूम होगा कि इस चैनल पर हम लोग एनटीपीसी की टोटल 133 शिफ्टों के जीके के प्रश्नों की सीरीज को देख रहे हैं और अब तक से यहाँ पर बहुत सारी वीडियो और उनकी प्लेलिस्ट भी अपडेट कर दी गई है। आप लोग जाकर वहाँ से एनटीपीसी की सारी वीडियो को कवर करेंगे और आज जो नए लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक भी कर देंगे और लास्ट में आप लोग का एक फर्ज बनता है कि आप लोग शेयर भी करें। तो चलिए बिना विलंब की आज की क्लास हम लोग शुरू करेंगे और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस क्लास में हम लोग 29 जनवरी 2021 के फर्स्ट शिफ्ट को आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, महंगी या दुर्लभ मुद्रा या डियर मनी से तात्पर्य उस धन से है जिसे खाली स्थान के कारण प्राप्त करना कठिन है। तो इसको हम कहते हैं ब्याज की उच्च दर। जो आप परिभाषा लिखा है आपका, दुर्लभ मुद्रा की परिभाषा क्या होती है? आपसे प्रश्न दुर्लभ या महंगी नहीं पूछता है, कहता है व्हाट इज डियर मनी। डियर मनी क्या है? तो डियर मनी के तात्पर्य है कि उस धन से है जिसे ब्याज की उच्च दर पर प्राप्त करना कठिन है। तो आप लोग ये परिभाषा याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसे रबिया उद दुरानी के नाम से भी जाना जाता था? तो दिलरास बानो बेगम को रबिया उद दुरानी के नाम से भी जाना जाता था। और आप लोग के लिए यहाँ पर सारी एग्जाम का प्लेलिस्ट अपडेट कर दिया गया। रेलवे ग्रुप डी का अलग से, साइंस का और उसके करेंट और जीके का अलग से एक प्लेलिस्ट है। आप लोग के लिए इस चैनल पर एनटीपीसी की सीरीज तो कराई जा रही है, उसके साथ में आरपीएफ का भी पेपर करा दिया गया है। सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल का भी पेपर कंटिन्यूअस से कराया जा रहा है। तो आप लोग जाकर वहाँ से सारे वीडियो को कवर करेंगे क्योंकि आपको मालूम है कि प्रीवियस पेपर का जो प्रश्न होता है वो किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। आज वो एसएससी का सीजीएल में पूछा है, अगले साल एनटीपीसी के या ग्रुप डी या कहीं भी उसको डाल दिया जा सकता है। तो आप लोग प्रीवियस पेपर पर अच्छे से कमांड कर लेंगे। प्रश्न को देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35A किस वर्ष से जोड़ा गया था? तो अनुच्छेद जो आपका 35 का ए है जो 1954 में भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। आप लोग इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? सबसे आसान प्रश्न, ब्राजील हो जाएगा कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश। अगला प्रश्न है, मेचा नदी किस नदी की सहायक नदी है? मेचा नदी, आप लोग इसको दिमाग में सेट कर लेंगे। मेचा जो है महानंदा की सहायक नदी है। तो अगर आपको यहाँ पर नदी का प्रश्न दिखा है तो आप लोग को भारत की सारी नदियों से रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्व कर जाना है। प्रायद्वीपीय नदी, नॉर्थ में बहने वाली नदी, साउथ में बहने वाली, पठार में बहने वाली नदी, माउंटेन पर बहने, हिमालय क्षेत्र में बहने वाली नदी, सारी नदियों को पढ़ जाना है। कौन सी नदी पूर्व में बहती है, कौन सी नदी पश्चिम में बहती है, कौन अरेबियन सी में जाकर गिरती है, कौन बे ऑफ बंगाल में गिरती है। ऐसे रिलेटेड फैक्ट को आपको सारा कवर कर लेना है और नदी से अगर अगली बार प्रश्न पूछ दे तो उसको आप जवाब दे सके, ऐसी तैयारी आपकी होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, खाली स्थान का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। तो रामकृष्ण परमहंस का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में किसी समूह के नीचे जाने पर कौन सा गुण नहीं बदलता है? तो संयोजकता का गुण जो है वो नहीं बदलता है। जब आप समूह में, कहाँ पर जी, समूह में जब आप नीचे की ओर जाइएगा तो संयोजकता का गुण नहीं बदलता है। बाकी जो है परमाणु आकार जब आप नीचे जाते हैं तो बढ़ते जाता है। धात्विक गुण भी बढ़ता है और कोषों की यानी सेल की संख्या भी बढ़ती जाती है, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है उसको वो उतना ही का उतना मेंटेन रहता है। अगला प्रश्न है, पुरानी किताबों में पन्ने के भूरे होने की प्रक्रिया को खाली स्थान कहा जाता है। तो उसे फॉक्सिंग कहा जाता है। आप लोग देखे होंगे आपके दादाजी या फादर जो भी हैं उनकी किताब आपको अगर घर में मिलती है तो आप देखेंगे कि उनके पन्ने जो है भूरे हो गए हैं। तो वो इसलिए हुए हैं कि फॉक्सिंग की प्रक्रिया से वो पन्ने जो है भूरे हो चुके हैं। अगला प्रश्न है, रायथू बंधु योजना निम्नलिखित में से किस राज्य की योजना है? तो ये आपका तेलंगाना की योजना है, रायथू बंधु योजना। अगला प्रश्न है, पुनः समझौता का संबंध किससे था? तो पुनः समझौता का संबंध पिछड़े वर्गों के लिए चुनाव सीटों के आरक्षण से संबंधित था और ये जो समझौता था BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था और ये 1932 में ये समझौता हुआ था। तो आप लोग ये सब फैक्ट याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, गिव मी अ प्लेस टू स्टैंड एंड आई विल मूव द वर्ल्ड। उपरोक्त कथन किस वैज्ञानिक का नाम था? तो ये आर्किमिडीज का नाम है। आर्किमिडीज का ये कथन था, नाम नहीं, कथन। आर्किमिडीज ने कहा था कि गिव मी अ प्लेस टू स्टैंड आई विल मूव द वर्ल्ड। अगर आप मुझे खड़े होने के लिए जगह देते हैं तो मैं इस दुनिया को घुमा सकता हूँ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दी गई नृत्य शैलियों में कौन सी उससे संबंधित राज्य से सुमेलित नहीं है? तो ये जो है लावनी आपका
महाराष्ट्र से हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत है। ये कहाँ से है? तो महाराष्ट्र से। डांडिया आपका गुजरात से हो जाएगा। घूमर जो है राजस्थान से हो जाएगा। ये जो गौर जो है छत्तीसगढ़ से, यही सही सुमेलित है। तो आप लोग ये सब भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, धर्म सभा का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो राधाकांत देव जो थे वो धर्म सभा के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार में नगद पुरस्कार के साथ देवी खाली स्थान की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार में जब दिया जाता है तो उसमें नगद पुरस्कार दिया जाता है, साथ में मां सरस्वती की कांस्य प्रतिमा भी दी जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया? डायरेक्ट एक्शन डे पूछता है कि डायरेक्ट एक्शन डे कब मनाया जाता है? तो 16 अगस्त। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 16 अगस्त 1946 में। तो ये दिवस जो है मुस्लिम लीग द्वारा मनाया गया था। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 1 के प्रक्षेपण के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय अध्यक्ष जी माधवन नायर थे। और जो इसरो का चंद्रयान 1 था वो 2008 में लॉन्च किया गया था। और अभी वर्तमान में जो इसरो के अध्यक्ष हैं उनका नाम है वी नारायण। आप लोग ये याद रखेंगे, वी नारायण। एक प्रश्न बना था कि चंद्रयान 2 के लॉन्च के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? तो आप लोग कमेंट बताएंगे कि वह उस समय कौन थे। चलिए मैं आपको बता देता हूं, के सिवान उस समय के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मच्छरों के जीवन चक्र के 4 चरणों को का सही क्रम दर्शाता है? जब मच्छर का जन्म होता है तो उनके 4 चरणों से गुजरना पड़ता है बड़े होने के लिए। बताइए सब उनका 4 चरण कौन सा है? तो मच्छर जब होता है तो सबसे पहले अंडा के रूप में होता है, फिर लार्वा बनता है, फिर प्यूपा बनता है और लास्ट में पूर्णक मच्छर बन जाता है। तो आप लोग ये सीक्वेंस याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, हॉटमेल की शुरुआत कब किया गया था? तो हॉटमेल जो है 1996 में शुरू किया गया था। तो आप लोग क्या तैयारी करेंगे कि एफबी की शुरुआत, फेसबुक की शुरुआत कब की गई थी, ट्विटर की शुरुआत कब की गई थी, यूट्यूब की शुरुआत कब की गई थी, व्हाट्सएप और क्या क्या हो सकता है, टेलीग्राम, जितने भी सोशल साइट है ना, आप लोग को उनका डेट याद कर लेना है, वर्ष, और साथ में उनके संस्थापक का भी नाम आपको याद कर लेना है। अगला प्रश्न है, सीमा सड़क संगठन खाली स्थान के अंतर्गत आता है? तो सीमा सड़क संगठन जो है रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, ब्रेड को फुलाने के लिए इनमें कौन सी सामग्री मिलाई जाती है? तो ब्रेड को फुलाने के लिए ईस्ट का मिलाया जाता है। ईस्ट में से हम लोग ब्रेड को फुलाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्ल वर्षा से संबंधित नहीं है? तो ये आपका NH3 एमोनिया जो है अम्ल वर्षा से संबंधित नहीं है। बाकी SO2 आपका अम्ल वर्षा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना खाली स्थान के द्वारा की गई थी? तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, गठिया, जोड़ों के दर्द और पैर की बीमारी से पीड़ित हाथियों के लिए हाइड्रोथेरेपी उपचार केंद्र यानी वाटर क्लिनिक मथुरा में खोली गई है। किसके उपचार के लिए? हाथियों के लिए। अगर हाथियों को गठिया, जोड़ों का दर्द, पैर की बीमारी है तो उनके लिए ये केंद्र शुरू किया गया है। कहाँ पर? तो मथुरा में। अगला प्रश्न है, बारी दाओब खाली स्थान के बीच का क्षेत्र है? तो बारी दाओब जो है ब्यास और रावी के बीच का क्षेत्र है। तो आप लोग यहाँ से आपको ये प्रश्न याद ही नहीं करना क्योंकि सब कुछ इस प्रश्न में ही छुपा हुआ है। देखिए, बा से आपका ब्यास हो जाएगा और री से आपका रावी हो जाएगा। तो आप लोग इसको ट्रिक से याद रखेंगे। बारी दोआब जो है ब्यास और रावी के बीच स्थित है। अगला प्रश्न है, देखिए फिर से आपका योजना से रिलेटेड प्रश्न आया है। विच इंडियन स्कीम इज फंडेड बाई अ 0.5% सेस लेविड ऑन ऑल टैक्सेबल प्रोडक्ट्स सिंस नवंबर 2015? ये जो स्कीम है उसका नाम है स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत जो मिशन आया था इसकी शुरुआत 2015 में की गई थी। तो ये आप लोग याद रखेंगे। और इससे फैक्ट आप लोग याद रखेंगे, स्वच्छ भारत अभियान की कब शुरुआत की गई थी और इसका उद्देश्य क्या था और ये कौन सा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। आप लोग कमेंट में जल्दी से लिखेंगे और मैं अगली वीडियो में आपको स्क्रीनशॉट के साथ आपको दिखाऊंगा और उनका नाम भी वीडियो में लूंगा। तो आप लोग क्या करेंगे, इसके बारे में लिखेंगे, स्वच्छ भारत मिशन के बारे में। अगला प्रश्न है, दुल्हनों द्वारा पहनी जाने वाली पोटलोई
पोशाक किस राज्य से संबंधित है? तो पोटलोई पोशाक जो है मणिपुर राज्य से संबंधित है। नाम देखिए कहाँ है, पोटलोई। पोशाक से भी प्रश्न बनते हैं, तो आप लोग पोशाक वाले भी प्रश्न को देखते हुए चलेंगे। हर एक राज्य और एक होता है देश जो है, जापान हो गया, नेपाल हो गया, मलेशिया हो गया, यहाँ के पोशाक, और बाकी भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य है वहाँ का पोशाक आप लोग जरूर से जरूर याद कर लेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार किस राज्य में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था? तो केरल में सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था। अगर आपसे वर्ष पूछ ले तो आप लोग कहेंगे 1982 में सबसे पहले केरल में ईवीएम का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है, लीचिंग के मामले में अंकुश लगाने के लिए कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये आपका मणिपुर हो जाएगा। लीचिंग आप लोग समझते होंगे कि भीड़ द्वारा गैर कानूनी तरीके से पीट कर मार डालना, तो इस पर प्रतिबंध लगाने वाला और उस पर कानून बनाया था भारत का पहला राज्य मणिपुर। अगला प्रश्न को देखते हैं, पर्यावरण की रक्षा के लिए पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय कदम निम्नलिखित में से कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा स्टॉकहोम सम्मेलन जो था, पर्यावरण को रक्षा करने के लिए आधिकारिक कार्यक्रम था। इसका नाम था स्टॉकहोम सम्मेलन, और इसकी शुरुआत जो सम्मेलन हुआ था ये आपका 5 से 16 जून के मध्य हुआ था, और अगर साल पूछे तो आपका हो जाएगा 1972 में ये सम्मेलन हुआ था। तो आपसे प्रश्न ये पूछता है कि स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? तो आप कहेंगे 1972 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प टोंगिया प्रणाली को उचित वर्णित करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा, यह लगाए गए पेड़ों की पंक्तियों के बीच कृषि फसल को उगाने की एक प्रणाली है। अगर आपसे टोंगिया प्रणाली की परिभाषा पूछी तो आप कहेंगे कि जहाँ पेड़ लगाए रहते हैं उनके बीच में जो खाली जगह होते हैं वहां पर कृषि के फसल उगाने की एक प्रणाली है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संगठन को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 2001 में संयुक्त राष्ट्र संगठन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, एल्युमिनियम को जंग से बचाने के लिए इसकी सतह पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की एक मोटी परत का निर्माण की प्रक्रिया खाली स्थान कहलाती है। तो इसे हम एडोनीकरण कहते हैं। क्या होता है इसमें कि एल्युमिनियम जो होता है उसको जंग से बचाने के लिए उसकी सतह पर हम लोग एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत चढ़ा देते हैं। इससे क्या होता है कि वो जंग लगने से बच जाता है, और इस प्रक्रिया को एडोनीकरण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आईआईटी गांधीनगर के छात्रों ने मैग्नीशियम डाइबोराइड का उपयोग कर दुनिया का सबसे पतले पदार्थ का निर्माण किया है। अगला प्रश्न है, दाद जो इंग्लिश में हम रिंगवॉर्म कहते हैं, ये किसके कारण होती है? तो ये फंगल बीमारी है। क्या है? एक कवकीय बीमारी है। टीबी एक प्रश्न पूछा था, टीबी कैसी बीमारी है? तो ये बैक्टीरियल बीमारी है। और जो ये कोरोना आया था तो ये वायरल था। सर्दी खांसी सब वायरल बीमारी है। तो आप लोग वायरल बीमारी, पोलियो भी हो जाएगा, पीलिया हो जाएगा, चेचक हो गया, ये सब वायरल बीमारी जो विषाणु से होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के पूर्वी तट में ज्यादातर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है पूर्वी तट पर। तो यहाँ पर हमने सारे प्रश्नों को कवर कर लिया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे और शेयर भी करेंगे। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।